अगेन यू आर वेलकम। बेटे, आज हम बात करने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर संविधान क्यों और कैसे, इसका रिवीजन है। और इस रिवीजन में आज हम बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनल मूवमेंट, जो एक राष्ट्रीय आंदोलन था, उसकी विरासत के बारे में बात करेंगे। देखिए, कोई भी किसी भी देश की कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें, किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन केवल एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बना सकती, ठीक है ना। एक संविधान सभा किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाती। समझने की कोशिश करें हम कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान बनाती है तो दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, गाइडेड प्रिंसिपल। कुछ प्रिंसिपल है जिसके ऊपर उस देश के लीडरशिप, उस देश के नागरिक पहले से एक कॉमन एग्रीमेंट होता है। उन सब्जेक्ट को लेकर देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान बनाती है। और भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर बात करें तो वो तो अपने आप में इतने ज़्यादा, उनमें आपस में देयर वर द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। मैंने पहले इससे पहले वाले टॉपिक में आपसे बात किया था कि एक तरफ जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार बिल्कुल नहीं मिलते थे, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सोचना था कि जो संविधान के अंदर जो कुछ प्रोविजन रखे जाने चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब, वो जवाहरलाल नेहरू देने के पक्ष में नहीं है। और लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू के भी टर्म्स अच्छे नहीं थे। तो देयर वर द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देयर वाज नो डाउट। तो ऐसी परिस्थितियों में कैसे एक अच्छा संविधान बन सकता है, दैट इज बेस्ड ऑन द गाइडेड प्रिंसिपल। और वो गाइडेड प्रिंसिपल की आज हम बात करेंगे। हमारे पास, हमारी संविधान सभा के पास में, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास में, वो जिनको कि हम 1946 का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से जानते, उद्देश्य प्रस्ताव, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने रखे थे, उसके बारे में। ये उद्देश्य प्रस्ताव कहाँ से है, सवाल उठता है, वाजिब है, पूछना चाहिए आपको सभी को। तो बेटे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से पहले हमको जानने के लिए हमें जाना होगा भारत के उस पीरियड के इतिहास में जब नेशनल मूवमेंट फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री वाज गोइंग ऑन। उस पीरियड में जब हमारे देश में स्वतंत्रता के लिए एक आंदोलन चल रहा था, और उस आंदोलन के दौरान सभी, रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, अलग अलग पार्टी हो सकती है, अलग अलग धर्म के लोग हो सकते हैं, लेकिन इस लंबे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत कुछ सीखने को मिला। हम बात कर सकते हैं एक यूनिटी की, सबके बीच में कुछ मुद्दों को लेकर एक आम सहमति बन चुकी थी। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले, देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो स्वतंत्रता की, जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, उस पीरियड में नेताओं के बीच में एक कॉमन एग्रीमेंट हो चुका था। जो कुछ वो खुद बियर कर रहे थे, सहन कर रहे थे, वो देश की आने वाली जनरेशन को, पीढ़ी को नहीं देना चाहते थे। चाहे उनको वो एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, वोट डालने का अधिकार नहीं थी, इक्वलिटी थी नहीं थी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं थी, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं थी। मैं बात कर रहा हूं देश का आजाद होने से पहले। तो ये सारी चीजें जिनको उनको एहसास हुई कि ये कमियां हैं और इन कमियों में कोई भी एक आदमी सरवाइव नहीं कर सकता, इन सभी को पीछे, सभी ग्रुप के अंदर, सभी दलों के बीच में, जो भी उस पीरियड में थे, सबके बीच में एक अहम सहमति थी। अब हम टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, यही सब कुछ है इस टॉपिक में बेसिकली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज गिविंग अ कंक्रीट शेप
and the form to the principle it had inherited from the nationalist movement. उन बातों को एक आकार दे रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, जिनके ऊपर पहले से ही जो हमने एक कंक्रीट शेप देना था, उन सिद्धांतों को जो हमने नेशनलिस्ट मूवमेंट से इनहेरिट किए, विरासत में लिए। अगर हम बात करें प्रोमलगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना तो बाद में लेते हैं, उससे पहले कि कौन कौन सी बातों को लेकर डिबेट चला। आपका कॉन्स्टिट्यूशन बाद में बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाद में बनी है, लेकिन उससे पहले किस किस बातों को लेकर डिबेट चल रही थी, उनके बारे में हमने बात की कि जैसे भाई किस तरह की सरकार हमारे देश में होनी चाहिए, सत्ता का बंटवारा, सरकार की शक्तियों का बंटवारा कैसे होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर अमंग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। मैं बात कर रहा हूँ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनके बीच में शक्तियों का बंटवारा, राज्य और संघ के बीच में शक्तियों का बंटवारे के बारे में, जो आप संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची की बात करते हो, ये सब को लेकर बातें चल रही थी। एक अडल्ट फ्रेंचाइज की कि सभी को एक सर्टेन एज हो, उसके बाद में सबको वोट डालने का अधिकार हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ धर्म, कास्ट, रिलीजियन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, कोई मायने नहीं रखता है, सबको बराबर अधिकार हो। ये सब बातों के ऊपर एक एग्रीमेंट हो चुका था उसी पीरियड में, और इन सब बातों को जो उस पीरियड में एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन के टाइम पे जो एग्रीमेंट हो चुका था, उन सब बातों को मूर्त रूप देना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, बस इतना ही तो था। तो बेस्ट समरी ऑफ द प्रिंसिपल दैट द नेशनलिस्ट मूवमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किस मेन मुद्दों को लेके बात करनी है, उनको मूर्त रूप देना है, उसके लिए भी जवाहरलाल नेहरू एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आ गए, उद्देश्य प्रस्ताव, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के समक्ष पेश किया गया। यानी कि ये मुद्दे हैं, इनको आप जब देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं इनको ध्यान में रखेंगे। वो क्या मुद्दे हो सकते हैं? इक्वलिटी की बात करेगा, लिबर्टी की बात करेगा, ठीक है, समानता, स्वतंत्रता की बात होगी, आपके डेमोक्रेसी की बात होगी, प्रजातंत्र होना चाहिए देश में। इन सब मुद्दों को लेकर उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और इन्हीं को लेकर आपके बुनियादी एक आपका संविधान का ढांचा तैयार किया गया। मुझे नहीं लगता कि कहीं पर आपको इसको लेकर कोई डाउट हो। इससे नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम बात करेंगे संस्थागत व्यवस्थाएं कौन सी थी, उनको लेके बात होगी। आज के टॉपिक में इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।